Today we are going to study binary weighted input digital to analog converter. So हम इस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में दो मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें जो पहला है वो बाइनरी वेटेड इनपुट मेथड है। इट इज़ अ रजिस्टर नेटवर्क विद रेजिस्टेंस वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट द बाइनरी वेट्स ऑफ द इनपुट बिट्स ऑफ द डिजिटल कोड। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये फिगर, इसमें ये रजिस्टर नेटवर्क है और इसमें हम 4 बिट्स के लिए चूँकि इसको डिज़ाइन किया गया है, लिहाजा इसमें हमने 4 रजिस्टर वैल्यूज़ यूज़ की हैं। रजिस्टर की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये मल्टीपल हैं बाइनरी वेट्स के मुताबिक। यहाँ देखिए 1R, 2R, 4R और 8R। Each of the input register will either have current or have no current depending on the input voltage level. So इनकी ये जो इनके कनेक्शंस हैं, इन पे हम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। अब जाहिर है कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो दो तरह की वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, 1 या 0, हाई या लो। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हाई अप्लाई करता हूँ तो इसका फार्मूला आप देखिए, हमने जो सिंपल ओहम्स लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक I0 इज इक्वल टू V ओवर 8R, I1 इज इक्वल टू V ओवर 4R, I2 is equal to V over 2R and I3 is equal to V over R. So इस तमाम फार्मूला को अगर आप देखिए तो इसमें आपसे मैं अगर पूछ सकता हूँ कि +5 वोल्ट अगर हम अप्लाई करते हैं इनमें से हर इनपुट पे बारी बारी, तो किस रजिस्टर से करंट मैक्सिमम पास ऑन होगा और किस से मिनिमम पास होगा। तो आप एक नज़र में देखकर ये बता सकते हैं कि जहाँ रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा मौजूद है और V से डिवाइड हो रही है, क्योंकि V तो फिक्स है +5 वोल्ट, तो 5 ओवर 8R यहाँ करंट की वैल्यू सबसे कम होगी, 5 ओवर 4R यहाँ करंट की वैल्यू फिर उससे ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा वैल्यू I3 इज इक्वल टू V ओवर R यहाँ पर होगी। अभी हम इसी स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। जी, अगर आप यहाँ दोबारा देखें तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज हमने हाई अप्लाई की तो मैक्सिमम करंट पास होगा इसमें से। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस केस के अंदर हम किसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह सकते हैं और किसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह सकते हैं। तो जाहिर है कि जहाँ चूँकि हम प्रोपोर्शनल करंट से बाइनरी वेट को शो कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो MSB होगी वो ये इनपुट होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि 2⁻³ और LSB है 2⁻0। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो रजिस्टर नेटवर्क है ये दूसरी जानिब कनेक्टेड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट से, और ये जितने भी यहाँ पर करंट्स जनरेट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इनपुट को हाई दिया है तो उस एक से करंट यहाँ से गुजरेगा और बाकी 3 से नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल चारों पे हाई दे देते हैं, इस केस के अंदर इन तमाम रेजिस्टेंस से जो करंट पास होंगे I0, I1, I2, I3, वो सम अप होकर इस पॉइंट से RF के थ्रू पास होंगे और इस RF के अक्रॉस हमें, क्योंकि आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पास कीजिए अगर आप, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। इस तरीके से V आउट जो होगा इसमें वो IF/RF होगा, ये आप जानते ही हैं। और V आउट जो कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, इस केस के अंदर V आउट इज इक्वल टू -IF/RF होगा। करंट यहाँ से क्यों पास नहीं होगा, यहाँ I0 क्यों लिखा हुआ है, तो इसकी रीज़न आप जानते हैं कि ये वर्चुअल ग्राउंड की वजह से है। तो करंट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता थ्रू वेरी हाई इनपुट हाई रेजिस्टेंस, और इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल बराबर होते हैं, लिहाजा अगर ये 0 पर है तो ये भी नियरली इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से जो नंबर आप यहाँ अप्लाई करेंगे डिजिटल नंबर, बाइनरी नंबर, वो आपको पता है कि 4 बिट्स के अंदर आप 0 से 15 तक नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने नंबर आप अप्लाई करेंगे उतने ही यानी जितना बड़ा नंबर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और हमें V आउट उसके प्रोपोर्शनल
हम ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप जितना छोटा नंबर अप्लाई करेंगे उसी से करंट जो समिंग करंट है उतना ही कम जनरेट होगा और फिर हमें वी आउट भी कम मिलेंगे। इस तरीके से फिर हमने डिजिटल डाटा को एनालॉग के सूरत में जाहिर कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। जी, इस स्लाइड में वही बातें कुछ मैंने यहाँ लिख भी दी हैं जो पहली स्लाइड के ऊपर मैंने आपसे ज़ुबानी बात की, वो मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ। द लोएस्ट वैल्यू रजिस्टर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट बाइनरी वेटेड इनपुट, दैट इज 2⁻3। The other registers are multiples of R, 2R, 4R and 8R, and correspond to the binary weights 2⁻2, 1 and 0 respectively. The input currents are also proportional to the binary weights, thus the output voltage is proportional to the sum of the binary weights because the sum of the input currents is through RF। ये बातें सारी पहले हो चुकी हैं। ये मेथड जितना सिंपल है, अगरचे बहुत सिंपल है, समझ में बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है द नंबर ऑफ डिफरेंट रजिस्टर वैल्यूज़। अभी देखिए आप कि हमने अगर 4 बिट की बात की है तो आपको रजिस्टर्स चाहिए 4। अगर हम बात करें 8 बिट कन्वर्टर की तो कितने रजिस्टर्स चाहिए होंगे? ज़ाहिर है आपको 8 चाहिए होंगे। तो उनकी जो रेंज होगी वो सम वैल्यू ऑफ R टू 128R होगी इन बाइनरी वेटेड स्टेप्स। और आपको पता है कि हर रेजिस्टेंस के अंदर उसकी एक प्लस माइनस एक टॉलरेंस होती है। तो जाहिर है कि इट विल रिक्वायर टॉलरेंसेज ऑफ 1 पार्ट इन 255। इट मीन्स लेस देन 0.5% टॉलरेंस to accurately convert the input. So this requirement makes this type of DAC very difficult to mass produce. यही इसका बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हम इसको फिर ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए, नंबर ऑफ बिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड मेथड, the R to R ladder digital to analog converter. So it requires only 2 register values. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसकी शेप इस तरह की बन जाती है कि हम इसको R to R लैडर नेटवर्क कहते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ हो रही हैं उनकी वैल्यूज 2R है या R है। बाकी इसके अंदर वही ऑपरेशन एम्पलीफायर हमने यूज़ किया है और उसकी पॉजिटिव इनपुट ग्राउंडेड है। इसी तरीके से यहाँ फीडबैक रजिस्टर मौजूद है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो अगरचे ये पहले मेथड की निस्बत ज़्यादा बेहतर मेथड है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। और यही हम ज़िंदगी में करते भी हैं कि कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं, और कुछ पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। बस ख्याल ये रखना होता है कि जो चीज़ खोई है उसके एवज जो पाया है उस पाने की कीमत उस खोने वाली से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। अब इसमें आप देखिए ये इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, और यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बाइनरी नंबर को जिसको हमने एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर आप देखिए तो D3 जो है ये MSB है और D0 LSB है। Start by assuming that the D3 input is high, means plus 5 volt, and the others are low, that is grounded or at 0 volt. तो हम अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि इन चारों बिट्स पे एक साथ नंबर 1 अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि पहले एक बिट पे 1 अप्लाई करेंगे और बाकी सबको 0 रखेंगे। उसके जो वो वी आउट हमें हासिल होंगे उन्हें हम नोट कर लेंगे, ताकि फिर हम जब भी उस स्पेसिफिक बिट को हाई किसी भी नंबर में हम करते हैं तो फिर हमें पहले से मालूम हो कि उसके अगेंस्ट कितने आउटपुट वोल्टेज जनरेट होते हैं, ताकि हम उन्हें फिर सम अप कर लें। तो दिस कंडीशन रिप्रेजेंट्स द बाइनरी नंबर 1000, क्योंकि यहाँ MSB D3 है, मैंने आपको पहले बताया, तो इसलिए यहाँ पर MSB 1 है और बाकी सारे 0। A circuit analysis will show that this reduces to the equivalent form shown on next slide. ज़ाहिर है इस तरह के सर्किट्स जब आपके सामने हो तो फिर आपको उनको सॉल्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सर्किट एनालिसिस। अच्छा, यहाँ इस स्लाइड के ऊपर एक बात मैं शेयर करना रह गई थी, इसलिए मैं फिर दोबारा इस स्लाइड पर आया हूँ। वो ये कि जब आपने यहाँ D0, D1, D2 को यहाँ 0 बिट्स अप्लाई किए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ आपने इसको ग्राउंड कर दिया इन तीनों बिट्स को, तो इस सूरत में जो
मामूली सी भी अगर आपको इसमें समझ हुई है सर्किट एनालिसिस की, तो आप ये जान सकते हैं इस केस के अंदर 2R और 2R रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल हैं, और अगर आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो R हो जाएगा। इसी तरीके से ये R और R, यानी इसके नतीजे में जो हमें R मिल रहा है वो R और ये R फिर सीरीज में होंगे, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, 2R बन जाएंगे। उसके बाद ये 2R और ये 2R फिर पैरेलल हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बनेगा, और फिर ये R और फिर ये R मिलकर आप इसमें 2R बनाएंगे। इसी तरीके से ये भी 0 है, लिहाजा ये 2R और ये 2R, ये फिर जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनेगा वो R बनेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो हम बात शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा R7, R8 और OP-Amp ये इस तरह है, और R8 से पहले हमारे पास एक रेजिस्टेंस और मौजूद है जो कि इसको हल करने के नतीजे में आई है, यानी 2R 2R R R R 2R 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 R R R 2R 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 R, और फिर अगर आप इसको शामिल कर लेंगे तो R R 2R। So here you can see the equivalent circuit, that is R equivalent is equal to 2R, और ये R7 इस पे आपने +5 वोल्ट अप्लाई किए हैं, यानी T3 को बंद रखा है। No current goes through the 2R equivalent resistance because the inverting input is at virtual ground। वही हमारी रीजन जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Thus all of the current I, और करंट की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट ओवर 2R passes through R7, that is 2R. So this whole current passes through RF, and the output voltage is -5 volt. This is simple calculation। ये बहुत आसान है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं D2 को हम 1 करने जा रहे हैं, और बाकी तमाम बिट्स पे हम 0 अप्लाई करेंगे। सो दिस कंडीशन रिप्रेजेंट्स 0 0 1 0। अब यहाँ ज़ाहिर कि पिछला सर्किट बहुत सिंपल था, इसके अंदर आपको थेवेनिन थ्योरम जो है, थेवेनिन थ्योरम जो आप पहले पढ़ चुके हैं एनालॉग के अंदर, आपने उसको डिटेल के साथ स्टडी किया है, और आसान थ्योरम है। और मैं यहाँ चाहूँगा कि आप उसको एज एन असाइनमेंट लें कि आप हाउ टू थेवेनाइज द सर्किट्स। ये आपकी असाइनमेंट होगी, इसमें आप थेवेनिन थ्योरम को रिफ्रेश कर लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत सादा सी बात है, मुश्किल बात नहीं है, ये आप अगर थोड़ी सी तवज्जो से कर लेंगे तो हो जाएगा। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट सर्किट शो करता है D30, D21, D10 एंड D00 के ऊपर। वो जो कम्प्लेक्स यानी जो हमारा असल सर्किट है उसमें अगर आप वैल्यूज अप्लाई कर देंगे 0 0 1 0, और उसके बाद फिर जो बिल्कुल सिंपल होंगी 2R 2R R R R 2R, उनको खत्म करके जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो इस पॉइंट पर आप पहुँच जाएंगे जहाँ आपके पास R इक्वल 2R होगी, जो कि D00 और D10 के नतीजे में हमें हासिल हुई है, ये R इक्वल टू 2R। और उसके बाद अब ये सर्किट यहाँ पर मौजूद है। तो अब आपने जो थेवेनाइज करना है इस सर्किट को, तो आप इस पॉइंट से करेंगे, यानी R8 पे आप खड़े होकर और बाहर की तरफ देखेंगे इन रेजिस्टेंसेस को, इनकी वैल्यूज़ को, और यहाँ वोल्टेज और यहाँ ग्राउंड के साथ जब आप इसको थेवेनाइज करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा कि वी गेट 2.5 वोल्ट इन सीरीज विद R। यानी इस R8 से पहले आपने ये R जो थेवेनाइज्ड है वो R क्यों लगाया आपने, उससे पहले V थेवेनिन जो है वो +2.5 वोल्ट। और थेवेनिन थ्योरम से हमें हासिल भी यही होता है कि आप इससे एक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है और एक थेवेनिन वोल्टेज होती है, उसके नतीजे में हम हासिल करते हैं। जब यहाँ आप पहुँच गए तो फिर मामला बहुत सादा है, इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ करंट पास ऑन नहीं होगा, यहाँ ये 2R मौजूद है, सो I विल बी 2.5 वोल्ट ओवर 2R। और फिर ये चीज़ जब यहाँ से पास होगी, ये सिंपल फार्मूला है ओम लॉ, इससे आप जो वैल्यू हासिल करेंगे V आउट की, इट विल बी -2.5 वोल्ट। जी, it is equivalent circuit for D30, D20, D11 and D00। जैसा आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जा रहे हैं उसको 1 करने की तरफ, तो वैसे वैसे सर्किट जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेकिन अगर आपको थेवेनिन थ्योरम आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
हम वहीं R8 के पॉइंट पे खड़े होकर इसको बाकी जो सर्किट है उसको थेवेनाइज करेंगे और अगेन थेवेनाइजिंग लूपिंग फ्रॉम R8, तो जो हम हासिल होगा हमें we get 1.25 volt in series with R R यहाँ इन सीरीज विद R है जो गालिबन 20 हो गया। तो इसके नतीजे में फिर उसी तरह से बहुत सिंपल फार्मूला है और आपको वी आउट की वैल्यू हासिल होती है -1.25 वोल्ट हासिल होती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी उसी रेशो से डिक्रीज हो रही है जी। और ये यहाँ पे वो आखिरी कंडीशन है जिसमें हमने LSB को 1 किया है और बाकी तमाम बिट्स को 0 किया है, यानी D3, D2, D1 को 0 किया है। इस केस में भी हम जब थेवेनाइज करेंगे फ्रॉम R8 तो हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज जो हासिल है वो 0.625 वोल्ट हासिल होगी। ये यहाँ शो भी की गई है RS जाके और फिर 0.625, इसी को आप सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएगा -0.625 वोल्ट। और ये आप देख सकते हैं कि चारों वोल्टेजेस को अगर आप सामने रखें और इनकी बाइनरी वेट्स को देखें तो आप बखूबी देख सकते हैं कि ये इसी तरह से हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो प्रोपोर्शन मिल रहा है, इनकी बिट्स के वेट के प्रोपोर्शन हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। यहाँ ये ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर जे आप देखें तो इसको ज़बानी याद रखना भी बहुत आसान है। अगर आप किसी को थेवेनिन थ्योरम नहीं आता तो वो महज ये इसका ट्रेंड देखकर और इसकी वैल्यूज देखकर ये रीड्रॉ भी कर सकता है और सही जवाब तक पहुँच भी सकता है। लेकिन मैं आपको एज असाइनमेंट पहले बता चुका हूँ कि आपने थेवेनिन थ्योरम को रिवाइज करना है और उसको अप्लाई करके इस सर्किट को, ये जो आपके सामने है, इसको इक्विवेलेंट शो करना है इसके। तो ये आप लोग अपनी असाइनमेंट करके मुझे, और वो जो भी आपका पेज होगा उसको फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। ये आपने करवाना है। इस स्लाइड में हम डिजिटल टू कन्वर्जन एरर्स में से एक, जिसको हम नॉन मोनोटोनिसिटी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ इस ग्राफ में इसको समझने के लिए, एरर को समझने के लिए एक आइडियल स्टेयर स्टेप रैम्प, ये जो रेड कलर से या पिंक कलर से शो किया गया है, इसको आप देखिए। तो ये रेफरेंस के तौर पर आपके सामने रखा गया ताकि आप कंपेयर कर सकें इस आइडियल आउटपुट के साथ पार्टी आउटपुट को, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ शो किया गया। बेसिकली व्हाट इज नॉन मोनोटोनिसिटी? इट इज द स्टेप रिवर्सल output. Step reversals indicate non-monotonic performance, which is a form of non-linearity. जाहिर है कि ये आउटपुट तो लीनियर है। अगर आपकी डिजिटल वैल्यू बढ़ रही है तो एनालॉग वैल्यू को उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन वैल्यूज में आप देख सकते हैं कि एरर जनरेट हो रहा है। और उसकी अगर आप गौर से देखें तो उसकी रीज़न भी आपको समझ आएगी कि बिकॉज द 2⁻1 बिट इन द बाइनरी कोड इज इंटरप्रेटेड एज ए कांस्टेंट 0। ये यहाँ पर देखिए 0 ठीक है, 1 ठीक है, अब 2 की वैल्यू पे ग्रीन को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये ग्रीन की वैल्यू वापस 0 पर आ गई। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1 जो है यहाँ वो एज ए 0 ट्रीट हो रही है, ग्राउंड हो गई, स्टक हो गई है 0 के साथ। अब देखिए इसी का ये इम्पैक्ट है कि जहाँ जहाँ फिर ये बिट हम यूज़ करेंगे 2 की पावर 1 बाइनरी नंबर बनाते हुए, वहाँ वहाँ हमारा आंसर गलत आएगा, बाकी वैल्यूज़ ठीक आएंगी। अब देखिए आगे आ रहा है 2 के बाद 3। अब 3 के अंदर भी आपको पता है कि ये दोनों बिट्स 1 होती हैं। इसके अंदर ये 1 वाली का आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन चूंकि ये वाली बिट यहाँ पर 0 एज ट्रीट हो रही है तो इसका जवाब भी 1 आ रहा है। उसके बाद 4 का आंसर ठीक है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर 6 है, और उसके बाद फिर ये वैल्यू आ रही है। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ आंसर फिर दोबारा रॉन्ग आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका जवाब आपको समझ सकते हैं। उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद फिर 8 के ऊपर आंसर ठीक हुआ है, उसके बाद फिर 9 का आंसर ठीक है, उसके बाद 10 पे दोबारा, क्योंकि ये बिट यूज़ हो रही है लिहाजा हमें 8 वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रही है 10 पे, और फिर -2 की वैल्यू माइनस हो गई है, एंड सो ऑन। तो ये आसान बात है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा एरर, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल नॉन लीनियरिटी। अगर आप इस ग्राफ पे फोकस करें, यहाँ उसी तरह से ये जो पिंक लाइन है
कि आपके आइडियल आउटपुट को शो करेगा, यानी विदाउट एनी फॉल्ट। और जो फॉल्टी आउटपुट है वो ग्रीन के ज़रिए शो की गई है। तो आप देखिए कि 0 1 2 3 यहाँ तक कोई फॉल्ट नहीं है। ग्रीन और पिंक लाइंस जो है ये ओवरलैपिंग है इसमें। उसके बाद जैसे ही हम बाइनरी इनपुट देते हैं 0010, यानी हम 4 2 रेज़ टू पावर 2 हम यहाँ पर देते हैं, आप देखिए कि एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया। ऐसा नहीं है कि 4 जो बिट है ये 0 हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 4 होना चाहिए। लेकिन जब समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल 3.4 है, यानी 0.4 इसके अंदर वैल्यूज किया गया, तो ये चीज़ किया है। इसको हम कहते हैं कि द step amplitude is less than it should be for certain input codes. This particular output could be caused by the bits having insufficient weights, perhaps because of faulty input register। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो input register ही यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और उसी से वेट्स को शो करते हैं, तो रजिस्टर का ये फॉल्ट हो सकता है। तो इस केस के अंदर तो आप देखें तो हम देख रहे हैं ना कि एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसके अपोजिट भी हो सकता है। वी कुड आल्सो सी स्टेप्स विद एम्पलीट्यूड्स ग्रेटर देन नॉर्मल इफ ए पर्टिकुलर बाइनरी वेट वर ग्रेटर देन इट शुड बी। नेक्स्ट एरर है लो और हाई गेन। अच्छा, गेन देखिए एसोसिएटेड होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर के साथ, तो इसकी जो कॉज है वो फॉल्टी फीडबैक रजिस्टर्ड इन द ऑपरेशन एम्पलीफायर। बेसिकली है क्या, इसी तरह से ये जो पिंक लाइन है ये आप देख सकते हैं आइडियल आउटपुट है। जब ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन लो हो जाए ड्यू टू फॉल्टी फीडबैक रजिस्टर, तो उससे क्या होगा कि आपको एक यूनिफॉर्म लेस एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे स्टेप्स के। Means in the case of low gain, all of the step amplitudes are less than ideal. In the case of high gain, all of the step amplitudes are greater than ideal। होना तो ये चाहिए था कि 1 इस केस हाई गेन के अंदर 1 स्टेप यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1.6 पे आ रहा है। 2 के अंदर यहाँ आना चाहिए, वो 3 पे पहुँच गया है। तो इस तरीके से ये हाई गेन एरर को शो कर रहा है। लो गेन में आप देख सकते हैं कि 0 ये है, उसके बाद 1 को यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये 1 0.4 के करीब है। इसी तरीके से 2 के अंदर 2 पे आना चाहिए, तो ये 1 के करीब, तो ये लो गेन है। उसके बाद फिर ऑफसेट एरर, जैसे हमने पहले पढ़ा है, when the binary input is 0 the output voltage is non-zero and this amount of offset is the same for all steps in the number। जाहिर है कि ये ऐड हो जाएगी ये वैल्यू हर वैल्यू के अंदर, आउटपुट की हर वैल्यू के अंदर ये 0 पे जो आपको रीडिंग शो देगी ऐड हो जाएगी। So a faulty operational amplifier may be the culprit in this situation। तो यहाँ तक हमारा ये हिस्सा सिलेबस का, उसको हमने देखा, कुछ बेसिक्स देखे, सिग्नल कन्वर्जन के कंसेप्ट उससे लिए, और उसके बाद फिर हमने कुछ मेथड्स देखे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और उसमें उसके फिर कुछ पार्ट्स देखे पॉसिबल। उसके बाद फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के कुछ मेथड देखे, और आखिर में हमने उनके पार्ट्स का मुताला किया। अब इस हिस्से से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आपके पास डिजिटल की बुक्स मौजूद होंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन सेक्शन से रिलेटेड जो सेक्शन रिव्यूज़ हैं वो आपने देखने हैं, एग्जांपल्स देखनी है। बुक के आखिर में कोई MCQs हैं तो वो आप देखेंगे, और अगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी बुक के आखिर में कम से कम और नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उसके आंसर मौजूद होते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए आपने वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है कि स्लाइड्स के अंदर तो हमने जो एक बेस है वो डेवलप की है। अब आपने इसको मज़ीद आपने इसमें महारत जो हासिल करनी है वो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स के थ्रू और सेक्शन रिव्यूज़ के थ्रू अपने कंसेप्ट को बेहतर करना है। मैं फिर कहूँगा कि आपको कहीं भी मसला हो, किसी प्रॉब्लम में, किसी एग्जांपल में, किसी कंसेप्ट के अंदर, तो आपने इन स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़ने देखने के बाद अपनी सीख समझने की कोशिश कर लेने के बाद अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप उसको क्वेश्चन की शक्ल में पुट कीजिए, और उस क्वेश्चन के अंदर ये नज़र आना चाहिए कि आपने कुछ पढ़कर क्वेश्चन किया है, समझने की कोशिश करने के बाद क्वेश्चन किया है,
और बुक्स के इन हिस्सों को देख लेने के बाद क्वेश्चन किया है। तो इससे फिर मैं उसको फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स दूंगा और इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते चले जाएंगे।